देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अ सिलेंडर रोल अप एन इंक्लाइन प्लेन रीचेस द सम हाइट एंड देन रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग थ्रू आउट दिस मोशन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन सिलेंडर इज। तो जब तुम ऐसे एबीडी बनाओगे ना और सिलेंडर यहाँ पे दिखाओगे तो देखो चाहे ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए वेलोसिटी से मतलब फोर्स का थोड़ी होता है। फोर्स इक्वेशन से वेलोसिटी का क्या लेना कुछ भी नहीं, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो एक और चीज, तो मुझे बताओ ये mg तुम ऐसे दिखाओगे, mg सेंटर तुम ऐसे दिखाओगे, तो अगर ये नीचे को जा रहा होगा, अगर ये स्फीयर नीचे को जा रहा होगा, सिलेंडर नीचे को जा रहा होगा, तो इसके वेलोसिटी तो ऐसे दिखाओगे तुम भी, एंगुलर वेलोसिटी तुम ऐसे दिखाओगे, तो सेंटर की वेलोसिटी बढ़ेगी। हाँ, सेंटर की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ दिस फोर्स mg sin थीटा की वजह से सेंटर की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो कोई ना कोई तो होना चाहिए जो एंगुलर वेलोसिटी को भी इंक्रीज करे ताकि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होल्ड कर सके। तो अगर ये वेलोसिटी v है और ओमेगा a है तो ओमेगा को कौन बढ़ाएगा? अगर बॉटम पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर को लग जाए, ऊपर को लग जाए, तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इस सेंटर ऑफ मास को टॉर्क कैसे देगा, ऐसे टॉर्क देगा तो ओमेगा बढ़ने लगेगा। और वेलोसिटी mg sin थीटा की वजह से बढ़ रहा है, इसका मतलब जब वो नीचे को आ रहा होगा तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर होगा, जब स्फीयर नीचे को आ रहा होगा फ्रिक्शन ऊपर की ओर होगा। अब बात करेंगे हम जब यही स्फीयर ऊपर की ओर जा रहा होगा, अगर यही स्फीयर ऊपर की ओर जा रहा है तब तो सेंटर की वेलोसिटी भी ऊपर की ओर होगा, एंगुलर वेलोसिटी ऐसे होगा ओमेगा, तो ऐसे जा रहा हूं मैं, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो भी ऊपर, ओमेगा का सेंस ये बनेगा। अब mg sin थीटा की वजह से, mg sin थीटा के वजह से भी को कम होना पड़ेगा, तो कोई ना कोई ऐसा तो होना चाहिए जो ओमेगा को भी कम करे, क्योंकि भी को स्क्वायर ओमेगा होल्ड करवाना, प्योर रोलिंग चल रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो जब ऊपर को जा रहा है सिलेंडर, ऊपर को सिलेंडर जा रहा है तो भी कम हो रहा है, तो कौन भी कम कर रहा है, mg sin थीटा, तो कोई तो हो जो ओमेगा को कम करे। ओमेगा को कौन कम करेगा? जो सेंटर ऑफ मास बहुत टॉर्क ओमेगा के उल्टा देगा। तो अगर ओमेगा इस सेंस में है, अगर ओमेगा इस सेंस में है तो फ्रिक्शन किधर होना चाहिए? ऊपर को होना चाहिए। फ्रिक्शन अगर ऊपर को होगा तभी जाके इस ओमेगा को कम कर पाएगा। इसका मतलब वो नीचे को आएगा तभी फ्रिक्शन ऊपर होगा, और ऊपर को जाएगा तभी फ्रिक्शन ऊपर ही होगा। तो अप द इंक्लाइन वाइल असेंडिंग एंड डाउन गलत है, अप द इंक्लाइन वाइल असेंडिंग गलत एज वेल एज, बी पार्ट इज करेक्ट आंसर। बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 7 आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेन, 7 identical circular planar discs, each of mass capital M and radius r, are welded symmetrically as shown in the figure. The moment of inertia of the arrangement about an axis passing through the normal to the plane and passing through the point P. इससे पास होने वाले एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालो और लगा दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यहां से लेके यहां तक आंसर दे देगा। तो सर्कुलर प्लेनर डिस्क है ना, तो मास m है, रेडियस r है, तो लिखते हैं इसके अबाउट, आईसीएम लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। इसका क्या आएगा, इस वाले का मास m है तो m r स्क्वायर बाई 2, इसका अपने एक्सिस के अबाउट m r स्क्वायर बाई 2 एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां से लेके यहां तक, तो आप लिखेंगे इसको m r स्क्वायर बाई 2 प्लस पैरेलल थ्योरम m इंटू 2r का होल स्क्वायर, ये दूरी 2r है ना, दिस डिस्टेंस इज 2r, लिख दिया। अब ये जो बना मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो एक डिस्क का इसके अबाउट है, कितने डिस्क हैं, दो इधर दो इधर, दो इधर 6 है, 6 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये भी तो डिस्क है, इस डिस्क का इसके सेंटर के अबाउट ये आएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, बन गया, जोड़ दो तो बनेगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 1 9, 9 बाई 9 बाई 2, इधर से 3 आ रहा है, 27, तो बनेगा 27 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर बाई 2, ये कितना आएगा 54 1 55, 55 एम आर स्क्वायर बाई 2 बन गया। अब लगाना है पी के अबाउट, तो आई पी क्या होगा, आई पी होगा आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, और एम कितना टोटल 7 है ना, 7 है तो 7 एम इंटू इसके एम डी, डी क्या होगी इसके इसकी 20 की दूरी यहां से लेके यहां तक, तो ये तो आर है और ये 2r है, दैट इज 3r, तो 3r का स्क्वायर कर दो,
ICM की वैल्यू प्लेस करो, दैट इज 55 mr²/2 प्लस ये बनेगा 9 9 7 7 9 63, बस जोड़ देना, आंसर दे देगा। ठीक है, यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहा है कि अ बॉल मूव ओवर द फिक्स्ड ट्रैक एज शोन इन द फिगर फ्रॉम A to B, ए से बी पे आ रहा है, ए से बी पे आ रहा है। रोल विदाउट स्लिपिंग इफ द सर्फेस BC इज फ्रिक्शनलेस, BC फ्रिक्शनलेस है, देन फाइंड KA KB KC at category of the ABC respectively. Then a ball move over the fixed track as shown in the figure from the A to B, roll without slipping if surface BC is the frictionless। ठीक है, यहाँ की कैंडिडेट K है, K की वैल्यू मान लो 0 के बराबर है। रेस्ट से यहाँ शुरू कर रहा हूँ, जब यहाँ पे आएगा तो इसकी कैंडिडेट K भी हो जाती है, और जब यहाँ पे आएगा तो इसकी कैंडिडेट कितनी हो जाएगी, KC है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये तो 0 है, K भी हर हाल में K से ज्यादा होगा, K भी हर हाल में K से ज्यादा होगा, कैटेगरी होनी भी चाहिए भाई। ये मेरे टाइम का क्वेश्चन है 2006 का, यहां से यहां तक आते समय जो पोटेंशियल लॉस करेगा वो गेन इन कैटेगरी हो जाएगा, तो यहाँ की जो कैटेगरी होगी वो K से तो ज्यादा होगी। ऐसे ही लग रहा है यार, सब आगेगा, यहाँ पे तो कैटेगरी तो होगी तभी तो ऊपर गया है, इसका मतलब KB को K से ज्यादा होना पड़ेगा। और जब ये KB और ऊपर को जाएगा और ऊपर को जाएगा तो पोटेंशियल बढ़ रही है तो कैटेगरी घटेगी घटेगी, तो KB तो KC से भी ज्यादा होगा, तो KB तो KC से भी ज्यादा होगा। अब देखो हाइट की बात करते हैं, अब K और KC में ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, जब फ्रिक्शनलेस सरफेस होगा तो इसके ऊपर टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि mg बनेगा सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन सेंटर से पास करेगा, फ्रिक्शन तो है नहीं यहाँ पे, फ्रिक्शन नहीं है तो टॉर्क कौन प्रोवाइड करेगा, कोई ना कोई टॉर्क प्रोवाइड कर नहीं पाएगा। क्यों, सेंटर ऑफ मास से m भी पास कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से mg भी पास कर रहा है, सो टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी 0। वंस टॉर्क इज 0, एक बार टॉर्क अगर 0 हो गया तो इसका मतलब इसका जो ओमेगा होगा वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये जो स्फीयर है ये जब ऊपर को जा रहा होगा तो इसका ओमेगा चेंज नहीं होगा, बस सेंटर की जो वेलोसिटी होगी, ये जो सेंटर की वेलोसिटी भी होगी वही धीरे धीरे घटते घटते यहाँ पे भी 0 हो जाएगी, बट यहाँ पे ओमेगा अभी भी रहेगा, मतलब ऐसे भागेगा, ऐसे भागते जाएगा और वहां पे घूमता रहेगा, फिर नीचे को आ जाएगा। तो केसी जो है वो के से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि केसी में रोटेशनल कैटेगरी तो होगी, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर तो होगा, हाफ MV स्क्वायर 0 हो गया, कैटेगरी क्या होती है, हाफ MV स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, तो ये वाला टर्म तो रहेगा। इसका मतलब KB जो होगा वो KC से ज्यादा होगा, और KC किससे ज्यादा होगा, K से ज्यादा होगा, तो ये तो रिलेशन बन गया। अब बात करेंगे हाइट की, तो ये हाइट HA है और ये हाइट HC है, HC है, तो कौन ज्यादा होगा ये पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस है, यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस है वो कैंटिलिवर में गेन हुआ है, तो एक चीज कंफर्म है, पता है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन इन कैटेगरी एनर्जी। तो यहां से इस A से B तक आते समय जो पोटेंशियल लॉस किया दैट इज mgh, तो mgh कहां गया, B की कैटेगरी एनर्जी हाफ MV स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ जो कि HA है, और जब ये ऊपर को जाएगा तो इसकी कैटेगरी घटेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन कैटेगरी एनर्जी कितनी घटेगी, सिर्फ हाफ MV स्क्वायर घट पाएगा ना, ये तो घट नहीं पाया। इसका मतलब क्या होगा, फाइनल ट्रांसलेशन का 0, रोटेशनल हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर रहेगी, और यही चीज किस में कन्वर्ट होगा, नहीं सिर्फ यही कन्वर्ट होगा ना, ये मैं क्या लिख रहा हूं, सिर्फ जो ट्रांसलेशनल है हाफ MV स्क्वायर यही कन्वर्ट हो पाएगा mg इंटू HC में,
मतलब इसकी जो ट्रांसलेशनल कैटेगरी हाफ एम बी स्क्वायर वही ऊपर जाता तक पोटेंशियल कन्वर्ट हो पाएगा, ओमेगा तो अभी भी वही रहेगा क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो पाया। तो अब देखो, अब ये जो एम जी एच ए है वो इसके बराबर है और एम जी एच सी जो है वो इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है ना, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म बराबर है, तो इस एम जी एच ए में तो ए भी आ गया, इसका मतलब एच सी जो होगा वो एच ए से कम होगा क्योंकि ये जो टर्म है वो इसके सम से आ रहा है और ये जो है सिर्फ इसके बराबर है, कंफर्म है कि ये वाला इससे ज्यादा होगा, देन एच ए इज ग्रेटर देन एच सी, तो एच ए एच सी से ज्यादा होगा, तो एच ए विल बी ग्रेटर देन एच सी एंड के सी इज ग्रेटर देन के, तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एबीसी इज कट फ्रॉम द थिन सॉलिड शीट ऑफ वुड, सी फिगर्स। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट of the side as shown in the figure. G is the center of the triangle. The moment of inertia of the triangle about an axis passing through G and perpendicular to the plane of the triangle is I naught. If the smaller triangle DEF removed from ABC, the moment of inertia of remaining figure about the same axis is I. Then क्या करेंगे? अच्छा, इस पूरे का मोमेंट फिर से आई नॉट है, तो आई नॉट बराबर किसके होगा? आई नॉट इज इक्वल टू होगा आई प्लस आई वन। पूरे सिस्टम मोमेंट फिर से क्या होगा? इसका 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 इसके अबाउट दैट इज आई, और इस ट्रायंगल का इसके अबाउट दैट इज आई वन, आई प्लस आई वन। अब आई निकालना है, तो आई निकालना है तो आई कितना आएगा? आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई वन, आई बराबर होगा आई नॉट में आई वन घटा दिया, तब आई वन चाहिए। आई वन क्या? आई वन इस ट्रायंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट, तो थ्रू निकालेंगे सिमिलरिटी लगा के। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका साइड लेंथ मान लो ए के बराबर है, ये पूरा लेंथ ए के बराबर है, तो ये लेंथ क्या होगा? ए बाई टू होगा, तो ये भी लेंथ क्या होगा? ये भी लेंथ ए बाई टू होगा, नहीं होगा? तो इस बड़े वाले ट्रायंगल का, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इस बड़े वाले ट्रायंगल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट आई नॉट है, तो तुम आई नॉट को लिख सकते हो m इंटू ए स्क्वायर इंटू सम कॉन्स्टेंट c। कैसे? जैसे स्फीयर का क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर होता है स्फीयर का, डिस्क का क्या होता है? 1/2 mr स्क्वायर होता है, तो ये तो कांस्टेंट ही आ रहा है, mr स्क्वायर तो आना ही चाहिए, तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंट से लिख सकता हूं m इंटू उसका साइड लेंथ का स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट लिख सकता हूं। कांस्टेंट अगर वो सही मिल गया तो एक्चुअल मोमेंट से आ जाएगी। तो इस ट्रायंगल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस सेंटर के अबाउट दैट इज आई नॉट टू दिया गया, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए स्क्वायर इंटू सी, सी द कांस्टेंट। ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल निकाल लिया। अच्छा, जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका साइड लेंथ a बाई टू हो जा रहा है, a बाई टू हो जा रहा है, तो कांस्टेंट तो वही रहेगा, तो इसका अपने सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी दैट इज आई वन। तो आई वन क्या आएगा? m इंटू लेंथ ऑफ a बाई टू हो गया, a बाई टू का स्क्वायर, कांस्टेंट तो वही रहेगा। अब इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आई नॉट अपान आई वन की वैल्यू क्या आएगी? इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगी। व्हाट इज आई वन? आई वन इज आई नॉट अपॉन 4। अब इसकी वैल्यू उठा के तुम यहां प्लेस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 4, देन वैल्यू इज 3 आई नॉट बाई 4। तो क्या पूछा है? रिमूव फ्रॉम एबीसी, then moment of inertia of remaining figure about the same axis is I, then I, ये I डैश नहीं I है, तो 3/4 I नॉट हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिख रहा है। समझ रहे हो? सर ये मतलब जो कांस्टेंट, एक स्फीयर उसका रेडियस r है, दूसरे स्फीयर रेडियस r/2 है, तो इसका मोमेंट फिर से क्या लिखोगे? 2/5 mr स्क्वायर लिखोगे। अब कोई पूछे इसका बताओ,
तो नहीं लिखोगे 2/5 m इंटू r/2 का स्क्वायर लिखोगे? बताओ। यस सर, यस सर। कांस्टेंट वही रहेगा हाँ सर। और इसमें भी। उसके बाद आते हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 8वां। इसमें कह रहा है कि अ सॉलिड सर 8th वाला है। sphere of radius are made of the soft material of bulk modulus k is surrounded by the liquid in। तो एक सॉलिड स्फीयर है रेडियस आर का, मेड बाय द सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के, बल्क मॉडुलस बी के बराबर है। इसके चारों तरफ एक लिक्विड है, इससे सराउंडेड है। मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ये। अब इसमें एक सिलेंडर में रखा गया है और यहाँ पे एक पिस्टन है जिसका एरिया ए के बराबर है, स्मॉल एरिया। फ्लोट इन द सरफेस ऑफ लिक्विड कवरिंग एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर। द मास m इज प्लेस्ड, इस पे मास तुमने m रख दिया। द फ्रैक्शनल डिक्रीज मीन रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, इसमें कितना फ्रैक्शनल डिक्रीज आएगा? तो मैंने क्या किया, जब तुम यहाँ पे मास रखोगे तो अंदर के हर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। जब यहाँ पे मास रखोगे तो अंदर के हर पॉइंट पे प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, हर जगह प्रेशर सेम इंक्रीज करेगा। तो कितना प्रेशर अंदर इंक्रीज करेगा? तो प्रेशर का इंक्रीज आएगा mg अपॉन एरिया, ये बनेगा प्रेशर का इंक्रीज। भाई मास m रखे हो ना, तो फोर्स कितना लगेगा mg और एरिया a है, तो प्रेशर इंक्रीज हो गया mg अपॉन a। अब ये प्रेशर इसके ऊपर चारों तरफ से एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो क्या होता है, बल्क मॉडुलस इक्वल टू होता है प्रेशर अपॉन स्ट्रेन। तो प्रेशर कितना आया एक्स्ट्रा, तो mg अपॉन a आया। स्ट्रेन क्या होता है, डेल v अपॉन v होता है, वॉल्यूम का चेंज अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, ये होगा। अब ये चेंज इन वॉल्यूम क्या निकालोगे? चेंज इन वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम का चेंज बहुत कम होता है, तो इसको dv लिख लो, चेंज इन वॉल्यूम डिफरेंशिएट कर दो, तो बनेगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, बनेगा 3r² इंटू डी आर बनेगा, dr। तो इससे 3 से 3 कट गया, ये dv। अच्छा, और ये जो चेंज लिखा हो ना, ये dv होगा, dv अपॉन v। अब dv अपॉन v निकालना पड़ेगा, तो क्या करो, इसको, इस फंक्शन को इससे डिवाइड कर दो। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ऊपर का टर्म क्या है, dv में ऊपर का टर्म है 4 पाई r² dr एंड 4 पाई r² dr डिवाइड बाई 4/3, 3 ऊपर जाएगा एंड पाई आर क्यू है, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, एक इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया 3dr डिवाइड बाई r बन गया। अब इसको उठा के इस बल्क मॉडुलस पे रख दो, तो बनेगा बल्क मॉडुलस k की बराबर है, दैट इज mg अपॉन a, और dv अपॉन v है 3dr अपॉन r, तो r ऊपर चला जाएगा। तो पूछा है dr की वैल्यू कितनी होगी ना, dr इज व्हाट, dr अपॉन r। तो dr अपॉन r की जो वैल्यू आएगी, दिस वन इज, इसको इधर भेज दो, k को इधर भेजो, तो आएगा mg अपॉन 3k a, mg अपॉन 3k, जो कि डी पार्ट में लिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या स्फेरिकल पोर्शन ऑफ रेडियस r is removed from the bottom of the cylinder of radius r, the volume of the remaining cylinder is v। इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो v के बराबर है, एंड मास इज कैपिटल m, इसका मास कैपिटल M के बराबर है। इट इज सस्पेंडेड बाय द स्ट्रिंग इन द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, where it is stay vertical, upper surface of liquid at depth h, below the liquid, the force of the bottom of the cylinder by the liquid, force on the bottom of the cylinder by the liquid is, ठीक है। कह रहा है कि जो लिक्विड है वो इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। क्या किया, हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिलेंडर है ना, ये वाला सेमी सिलेंडर है ना, उसको, सिलेंडर नहीं, ये सेमी स्फीयर है, हेमीस्फेरिकल पोर्शन है, इसकी एबीडी बनाएंगे। तो जब तुम इसकी एबीडी बनाओगे, इसकी हेमीस्फेरिकल पोर्शन की, ऐसे, तो अगर यहाँ की लिक्विड इस वाले सिलेंडर पे फोर्स ऊपर को लगा रही है, एफ ऊपर को लगा रही है, तो ये सिलेंडर इस लिक्विड पे
फोर्स नीचे को लाएगा। लिक्विड का सरफेस है ना, हेमीस्फेरिकल सरफेस, तो अगर ये लिक्विड सिलेंडर के ऊपर फोर्स ऐसे लगा दिया तो एक्सेलरेशन पेयर से सिलेंडर इस हेमीस्फेरिकल पे फोर्स नीचे लगाएगा, ये फोर्स नीचे लगाएगा इस सरफेस पे, एफ दिखाएगा। अच्छा, इस सिलेंडर का मास mg के बराबर है, ये मतलब सिलेंडर नहीं, ये जो हेमीस्फेरिकल पोर्शन है ना वाटर, इसका मास मान लो m है, स्मॉल m है, तो स्मॉल mg लिख लिया। और इस बॉटम पे फोर्स इधर आएगा, ऊपर की ओर प्रेशर का फोर्स आएगा। अच्छा, इस बॉटम पे प्रेशर कितना होगा? प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने क्या किया कि ये जो नीचे का हेमीस्फेरिकल पार्ट है ना, उसको यहाँ पे वीडी बनाई, तो mg नीचे काम करेगा उसका, और बॉटम का जो फोर्स आएगा, यहाँ से जो फोर्स आएगा प्रेशर का फोर्स आएगा, वो h है और ये l है। इस लेंथ की भी जरूरत नहीं है क्या, ये l है, तो यहाँ का फोर्स क्या आएगा? ये फोर्स आएगा P नॉट प्लस h प्लस एल रो जी इंटू एरिया, ये वाला एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, और ये वाला फोर्स F है। मतलब ये जो सिलेंडर है, इस वाले लिक्विड पे जो फोर्स लगाया हुआ है वो F नीचे लगा, यही F निकालना है। अब नेट फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, तो ये फोर्स बैलेंस करना चाहिए इन दोनों को। तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो P नॉट प्लस एच प्लस एल रो जी ब्रैकेट में पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एफ प्लस स्मॉल एम जी। स्मॉल एम जी ना इस लिक्विड का वेट है, बेसिकली ये जो लिक्विड है ना इसका वेट है एम जी। क्वेश्चन नंबर 1। अब एक काम करता है, इस पूरे सिलेंडर के वीडियो बनाएंगे, पूरे सिलेंडर के वीडियो बनाएंगे, सिलेंडर की सिर्फ वीडियो बना रहा है। सिलेंडर के वीडियो बनाओगे तो रस्सी का टेंशन टी ऊपर दिखाओगे, ठीक है, और ये इस तरीके सिलेंडर इस तरीके से ना, बेसिकली ऐसे है सिलेंडर, और सिलेंडर का वेट किधर है? नीचे, कैपिटल एम जी नीचे है, कैपिटल एम है ना नीचे है। और जो इसके ऊपर बायनेंसी फोर्स काम करेगी, दिस इज भी रो जी, वो ऊपर को काम करेगी। भी रो जी ऊपर को काम करेगा, इस सिलेंडर पर बायनेंसी फोर्स ऊपर को काम करेगा, दैट इज भी रो जी, और एम जी नीचे काम करेगा और टेंशन टी ऊपर होगा। हाँ, नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, तो क्या लिखोगे? टी प्लस भी रो जी बराबर एम जी, ये इक्वेशन लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते रहो, समझते हैं क्या होगा। ये टी ऊपर है, बायनेंसी फोर्स ऊपर, एम जी नीचे, फोर्स बैलेंस करते हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो बायनेंसी फोर्स भी रो जी है ना, बेसिकली भी रो जी वो किससे आएगा? वो यहाँ का फोर्स और यहाँ का प्रेशर के डिफरेंस का फोर्स है। मतलब जो भी रो जी है ना, बेसिकली भी रो जी, अगर मैं इस भी रो जी की बात करूं तो यहाँ का प्रेशर का फोर्स, अगर इस सिलेंडर पे बायनेंसी फोर्स दिखाओगे तो यहाँ का प्रेशर का फोर्स आएगा पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ का बायनेंसी प्रेशर का फोर्स इतना आ गया, और यहाँ पे जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस पे फोर्स ऊपर को लगेगा, यही वाला फोर्स एफ ऊपर दिखा दो। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही बायनेंसी फोर्स है, इसमें से ये घटाओगे तो बायनेंसी फोर्स आना चाहिए। मतलब कैपिटल एफ माइनस इसको घटा दो, पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होना चाहिए बायनेंसी फोर्स भी रो जी के बराबर। तो कोई पूछे कैपिटल एफ किसके बराबर आएगा, तो जो कैपिटल एफ आना चाहिए दिस इज इक्वल टू भी रो जी में इसको जोड़ना पड़ेगा, दैट इज पी नॉट प्लस एच रो जी इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना होना चाहिए। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें इन्होंने कितना दिया है ये देखना पड़ेगा। इन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर शायद दिया नहीं है, तो नहीं दिया है तो डिफॉल्ट केस में उसको जीरो मान लो। तो जीरो मान लोगे तो वैल्यू कहाँ दिख रही है? ये इसमें देखो तो, ये इसमें दिख रही है, रोजी कॉमन निकाल रहा है ना, एक सेकेंड, नहीं है, रोजी कॉमन निकालेंगे तो भी बनेगा, रोजी तो एच पाई आर स्क्वायर बनेगा, एच इंटू पाई आर स्क्वायर से क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ऑप्शन में क्या है?
एच पाई आर स्क्वायर, ठीक तो है। देखो एक्चुअली उन्होंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो मान लिया, पी नॉट को उन्होंने जीरो मान लिया, तो जीरो यहाँ प्लेस कर दो, एफ की वैल्यू क्या आ गई, रो जी कॉमन निकाल लो, तो ये बनेगा भी, यहां से आएगा, और रो जी बाहर निकाले हो ना रो जी, तो यहाँ से रो जी बाहर आएगा तो कितना बनेगा, एच इंटू पाई आर स्क्वायर बनेगा। और ये तुमको दिख रहा है कहाँ पे, एच भी पाई आर स्क्वायर एच, जो कि डी पार्ट में दिख रहा है, तो आंसर इज डी पार्ट। इसका मतलब हमने बेकार काम क्या किया, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, हम लोग सिर्फ प्रेशर के डिफरेंस को बायनेंसी फोर्स के बराबर कर देते, इक्वेट कर देते, तो आंसर आ जाता। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं।